हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए। आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी आगे बढ़ाइए। कहते हैं कि हिस्ट्री सेट ऑफ लाइफ, हिस्ट्री इज़ अ सेट ऑफ लाइफ एग्रीड अपॉन। इतिहास हमारे जीवन को सेट करती है, जिससे हमारा जीवन महान बनता है। इसका अर्थ ये है। इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला है। नेपोलियन बोनापार्ट का मतलब ये है कि अगर आप अपने इतिहास से कुछ सीखोगे तो आप आने वाले पीढ़ी के लिए महान कहलाए जाओगे। तो वो आपके जीवन को सेट करती है, जिससे आप महान बनते हो। तो इसलिए अपने इतिहास से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते चलिए। तो चलते हैं आज के चैप्टर 9 में, और चैप्टर 9 में क्या दिया है इसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 8 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और चैप्टर 8 में संगम युग हमने पढ़ा था। तो बिना देरी के हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कम टू द पॉइंट पूरी स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, ये गुप्त साम्राज्य के अध्ययन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, गुप्त साम्राज्य। एक तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रमुख स्रोत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि गुप्त किसके पतन के बाद आया। गुप्त कुषाणों के पतन के बाद आया। किसके पतन के बाद, कुषाणों के पतन के बाद गुप्त साम्राज्य आया। ठीक है। और इसका उदय कहाँ से हुआ, गुप्त साम्राज्य का उदय कहाँ से हुआ, कौशाम्बी में हुआ। और किस शताब्दी में हुआ उदय, कौशाम्बी प्रयागराज के निकट है। ओके। और तीसरी शताब्दी में इसका उदय हुआ। ओके। तो चलते हैं कौन से प्रमुख स्रोत हैं इसके बारे में जानते हैं हम। पुराण, सबसे पहला क्या है, पुराण। तो गुप्त शासकों का उनके विजय अभियानों और शासन का कालानुक्रम विवरण प्रदान करते हैं। पुराण क्या क्या प्रदान करता है गुप्त साम्राज्य का। गुप्त शासक आए, उनके विजय अभियानों और प्रशासन के बारे में क्रम से उन्होंने विवरण दिया है, ठीक है। मुद्राक्षस किसने लिखा, विशाखादत्त। और गुप्त काल, मौर्य और गुप्त काल के दौरान सत्ता संघर्ष को दर्शाने वाला नाटक है। मुद्राक्षस क्या है, एक नाटक है जो मौर्य और गुप्त काल के दौरान सत्ता संघर्ष को क्या करता है, दर्शाता है। देवी चंद्रगुप्तम विशाखादत्तीय रचनाकार हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय अभियान का वर्णन करते हैं। कौन, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, विशाखादत्त में। फाह्यान का यात्रा वृतांत क्या है। फाह्यान कौन था, एक चीनी यात्री था। कौन था, चीनी यात्री था। ओके। तो इसकी यात्रा का वृतांत क्या है, चीनी बौद्ध भिक्षु जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय को के शासनकाल 405 से 411 ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया और गुप्त प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में लिखा। फाह्यान ने भारत में जो भ्रमण किया तो उससे उन्होंने क्या समझा और किस किस के बारे में लिखा, वो चीज़ें इसमें दी गई हैं। गुप्त प्रशासन को उन्होंने समझा और भारत की इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में समझा, और भारत में सामाजिक
वितरण क्या है, समाज के बारे में क्या उनका विचार रहा, उसके बारे में उन्होंने बताया अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान। और किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। कौन? फाहियान। ठीक है। कब? 405 से 411 ईस्वी के दौरान उन्होंने भारत में क्या किया था? दौरा किया, यानी भारत में आए थे। ठीक है। शिलालेख स्रोत कौन कौन से हैं? इसके पहले हम और सारी जानकारियां जान लें। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक श्रीगुप्त। ओके। और कब इन्होंने स्थापना करी थी इसकी? 240 से 280 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। इसका पुत्र कौन था? घटोत्कच। ओके। घटोत्कच इसका क्या था? पुत्र था, जो 280 से 320 ईस्वी तक रहा। क्या? गुप्त साम्राज्य में। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम। तो प्रथम शासक कौन था? प्रथम महान सम्राट, प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, समझ जाना, क्योंकि मैं तो वाइस अकॉर्डिंग बोल ही रही हूँ, तो आपको सुनाई दे रहा होगा तो आप लोग समझ जाना कि चंद्रगुप्त प्रथम लिखा है। ठीक है। 320 ईसा पूर्व में गद्दी में बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी में बैठा था? 320 ईसा पूर्व में। ठीक है। 320 ईसा पूर्व में कहाँ बैठा था? गद्दी में बैठा था। ओके। नेक्स्ट हमारा है लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? लिच्छवी राजकुमारी कुमार से विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सी उपाधि मिली थी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। इसका उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। ठीक है। किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जो 335 ईसा पूर्व में राजगद्दी में बैठा। 335 ईसा पूर्व में कहाँ पर बैठा? राजगद्दी पर बैठा, यानी कि ये शासन संभालने लगा किसके बाद? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। कितने? आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया? इसने पराजित किया। किसने? समुद्रगुप्त ने। यही विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को और क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन बोलते हैं। इसने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसको कौन सी उपाधि मिली थी? समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। इसे कविराज भी कहा जाता था, इसे नेपोलियन भी कहा जाता था, इसे कविराज भी कहा जाता था। इसको उपाधि अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक, परम भागवत की मिली थी। ओके। और ये किसका उपासक था? विष्णु का उपासक था। ठीक है। विष्णु का क्या था? ये उपासक था। ठीक। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ये संगीत बहुत सुनता था और सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से ये अनुमान लगाया गया कि ये मतलब सिक्कों पर जो इसका चित्र बना था वो वीणा वादन का चित्र बना था, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि इसे संगीत बहुत पसंद था। इसका दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। किसका? समुद्रगुप्त का। दरबारी कवि कौन था? हरिसेन।
तो ये सारे चंद्रगुप्त प्रथम से रिलेटेड और समुद्रगुप्त से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, किसने कब गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? 320 से 319 ईसा पूर्व के बीच की थी। फिर उसका उत्तराधिकारी कौन था? 320 समुद्रगुप्त था। और उसके पहले जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था वो कौन था? मैंने बताया कौन था वो। आप कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, जिसने इसकी नींव डाली गुप्त साम्राज्य की वो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त का पुत्र कौन था? घटोत्कच था। ठीक है, तो इन सब का देखो लिंक कैसे कहाँ से कहाँ रहा। चलते हैं नेक्स्ट। शिलालेखी स्रोत क्या है? इलाहाबाद स्तंभ लेख हरिसेन। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ठीक है, समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों और उनके गुणों का विवरण करता था। महरौली लाव स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। चंद्रगुप्त प्रथम की विजयों और गुप्त सेना की शक्ति का उल्लेख करता था। भीतरी एकात्मक स्तंभ लेख स्कंदगुप्त घोड़ों का विजय विवरण देता है। ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ऐसा कौन सा लौह स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगता? वो मेहरौली का लौह स्तंभ है। ये क्वेश्चन बनता था। न्यूमिस्मैटिक मुद्राओं से संबंधित स्रोत क्या है? इसके बारे में पढ़ेंगे। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं शासकों को वैदिक यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ, इसकी उपाधि किसे मिली थी? समुद्रगुप्त को मिली थी। इसे अश्वमेध यज्ञ विक्रमन की उपाधि भी इसे मिली थी क्योंकि ये यज्ञ कराता रहा होगा, इसलिए आई थिंक इसे ये उपाधि मिली है क्योंकि इसने किसको हराया था? 9 और 12 को हराया था। ठीक है, करते हुए दिखाई देती है। रजत एवं तांबे की मुद्राएं आर्थिक समृद्धि और रोम व मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों को दर्शाता है। उदाहरण, इलाहाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की बौद्धिकता, संगीत प्रतिभा, सैन्य कौशल की सराहना करते हुए उन्हें कविराज कहा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे और उनका महत्व क्या था? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक शासन काल 320 से 330 ईसा पूर्व में तक था। महान महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करने वाले प्रथम गुप्त शासक 330 ईसा पूर्व तक था और 320 से 319 के बीच में चालू हुआ था। इसका मतलब ये गद्दी में बैठा था। ठीक है, और 320 से 330 तक इसका शासन काल रहा। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, महान राजाधिराज ग्रेट किंग ऑफ किंग्स की उपाधि ग्रहण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी से विवाह का कर बिहार और नेपाल के रणनीतिक क्षेत्रों का पर नियंत्रण। अच्छा, बिहार से एक चीज याद आया कि ये गुप्त वंश का शासक विशाल साम्राज्य स्थापित करने में सक्षम थे। क्यों? क्योंकि भौतिक लाभों का कारण इनको पूरा दिखाई दे रहा था वहाँ पे। तभी उत्तरी भारत को इन्होंने क्या किया था? शामिल किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल था, बिहार से संचालित होते थे और क्योंकि ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र माने जाते हैं ना, तो इसलिए उनको शामिल किया था अपने लाभ के लिए। मध्य भारत और बिहार के लौह वयस्कों का दोहन करने का अवसर भी था इनके पास। इनकी अवधि कला, वास्तुकला और साहित्य में महान प्रगति द्वारा चिन्हित किया गया था। ओके, गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व की स्थापना की, जो भारतीय इतिहास में तिथिकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था। तो इन्होंने क्या किया? गुप्त वंश ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है,
गुप्त संवत 320 स्थापना की, जो भारतीय इतिहास में तिथिकरण के लिए उपयुक्त होती है। उदाहरण मेहरौली लौह स्तंभ लेख में चंद्रगुप्त प्रथम की विजय और शासन का उल्लेख है। समुद्रगुप्त की तीसरा क्वेश्चन क्या है, समुद्रगुप्त की प्रमुख सैन्य उपलब्धियां क्या थी। समुद्रगुप्त 330 ईसा पूर्व को उनकी विशाल विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ये पहले हमने बोल दिया था। सैन्य अभियान 3 चरणों में विभाजित था। उत्तरी भारत विजय, जो कि उत्तरी भारत विजय अच्युत और नागसेन नाग शासक को हराया था। आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार पर नियंत्रण स्थापित किया किसने, समुद्रगुप्त ने। और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया, ठीक है, जो कि 12 शासकों को पराजित किया, और जिनमें से कौशल के महेंद्र, कांची के विष्णुगुप्त और वेगी के हस्तवर्मन शामिल थे। राज्यों को गुप्त अधीनता में रखा, लेकिन प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं किया। और इसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला था, यूपी, ओके, उत्तरी गंगा घाटी, नॉर्थ गंगा घाटी में इसका साम्राज्य फैला था। और कहाँ तक, बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक, बंगाल के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक इसका क्या फैला था, साम्राज्य फैला था, ठीक है। क्योंकि उत्तर पश्चिम में शक और कुषाण रियासतें उसके प्रभाव के क्षेत्र के भीतर थी, किसके, समुद्रगुप्त प्रथम के भीतर थी। दक्कन के तट पर स्थित राज्यों ने, जहां तक पल्लव साम्राज्य ने उसकी आत्महत्या को स्वीकार किया, ओके। और समुद्रगुप्त ने सीलोन के बौद्ध राजा, कौन थे, सीलोन के बौद्ध राजा थे वो, मेघवर्मन, कौन, मेघवर्मन। तो इनको बोध गया में एक मठ बनाने की क्या दी थी, समुद्रगुप्त ने अनुमति दी थी, ठीक है। और उसे अनुकंपाव कहा गया, क्या कहा गया, अनुकंपाव गया। ये वैष्णव धर्म के प्रबल अनुयायी थे, कौन,
जैसे पहले ही हमने बताया कि वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। और बौद्ध धर्म में गहरी रुचि भी थी इनकी, और ये वसुबंध के संरक्षक भी थे। कौन? समुद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट हमारा अंतिम उत्तर भारतीय विजय। 9 शासकों को हराकर पंजाब, बंगाल, मध्य भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया। साम्राज्य की सीमा क्या थी? सीधे गंगा के मैदान, मध्य भारत और बंगाल पर शासन किया, और दक्षिण भारत और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अधीनस्थ राज्य थे, ठीक है, इसके सपोर्टिव राज्य थे। उदाहरण, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पुनरुद्धारक मुद्राएं जारी की जो उनकी विजय को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 380-415 ने राजनयिक और सैन्य नीतियों को साम्राज्य साम्राज्य बढ़ाया। प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? राजनयिक और सैनिक नीतियों के साम्राज्य को क्या किया? इसने बढ़ाया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्रमुख उपलब्धियां इसकी क्या थी? वाकाटक राजवंश से विवाह, संधि पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था। पश्चिमी शक पर विजय पाया। रुद्र सिंह तृतीय अंतिम शक शासक को हराकर मालवा, गुजरात और कठियावाड़ पर कब्जा किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। साकरी शकों का संहारक की उपाधि धारण की। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और व्यापार का विस्तार हुआ। ब्रोच, सोपारा, कंबाय जैसे बंदरगाहों पर नियंत्रण कर रोम, चीनी और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार को क्या दिया? बढ़ावा दिया। उदाहरण, इन्होंने उज्जैन के द्वितीय राजधानी बनाया। उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, जिससे यह व्यापार और संस्कृति केंद्र बन गया। इनके पुत्र कौन थे? विक्रमादित्य द्वितीय। विक्रमादित्य फिर क्या बनाया गया? उज्जैन का शासक बनाया गया था, ठीक है। तो समुद्रगुप्त को उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने उत्तराधिकारी क्या किया? बनाया, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के तत्कालीन उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई रामगुप्त थे, ठीक है। जो इनके समुद्रगुप्त के तत्काल उत्तराधिकारी कौन थे? रामगुप्त थे, ऐसा कुछ माना जाता है, विद्वानों का मानना है। इसके लिए उनके अत्याचारी प्रमाण बहुत कम है, ठीक है, इसलिए इनका कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है। गुप्त साम्राज्य के उच्च जल चिन्ह देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? उच्च जल चिन्ह, ठीक। और अलग से भी हम जानकारियां ले लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी के सिक्के भी चलाए थे। क्या चलाए थे? चांदी के सिक्के भी चलाए थे। और इसने किसकी उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की। क्या किया इसने? उपाधि धारण की, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था कौन? साब। इसका जो राज कवि था वो साब था, ओके। साब इसका कौन था? राज कवि था।
चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। जो इसके शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे कौन कौन से थे? उज्जैनी, और कौन था? पाटलिपुत्र। ये शिक्षा के क्या थे? केंद्र थे। ठीक है, शिक्षा के बारे मायने में इसको जाना जाता था। और इस चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे हम नवरत्न कहते हैं। महाकवि कालिदास भी उनमें से थे। धन्वंतरी छड़क, महाकवि कालिदास में के अतिरिक्त और सारे कई थे, जैसे धन्वंतरी, छपड़क थे और अमर सिंह थे, शंकु थे, वेताल भट्ट घटकपर थे, वरु रुचि थे, वीर सेन और व्याकरण न्याय मीमांसा शब्द प्रकांड पंडित का एक कवि भी माना जाता है। किसे? वीर सेन को। ओके, जिसने शिव मतलब वीर सेन मतलंबी था और शिव पूजा करता था। तो ये सारे कौन थे? इसके दरबार कवि थे, नवरत्न इन्हें हम बोलते हैं। और इसका जो उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट गोविंद गुप्त था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट या गोविंद गुप्त। इस कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त या और क्या बोलते हैं? और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कौन था? प्रथम था, वो पुत्र था किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और इस कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। ओके, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। सौराष्ट्र किसे बोलते हैं? गुजरात को। ठीक है, तो सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त कौन था? कुमारगुप्त का पुत्र था। सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया स्कंदगुप्त ने। किसे? पर्णदत्त को। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का क्या किया था? गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है, और स्कंदगुप्त ने और क्या किया था? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। जो गिरनार पर्वत है ना, उस पर स्थित सुदर्शन झील का क्या किया? पुनरुद्धार किया। ओके, और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? ये कमेंट्स करके आप बताओगे। शासक को गोपना कहा जाता था। ठीक है, जो प्रादेशिक इकाई की थी देश थी, और जिसके शासक को क्या बोला जाता था? गोपना बोला जाता था। ओके, प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी। जिस मतलब जो प्रादेशिक इकाई क्या थी? वो भुक्ति और प्रांत थी, जिसे हम ऊपरिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊपरिक। ठीक है, विषय जिला नामक प्रशासनिक इकाई भी होती थी, जिसे हम विषयपति कहते हैं। जिला को क्या बोलते हैं? विषयपति। ओके, पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी चाट या भाट कहा जाता है। जो पुलिस विभाग थी ना चंद्रगुप्त द्वितीय में,
उसे क्या बोलते थे, चाट या भाट बोलते थे। ठीक है, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी जो होता था उसे दंडपासिक बोला जाता था। चाट या भाट बिल्कुल सही नाम एग्जैक्टली बैठ रहा है, जो साधारण कर्मचारी है। अधिकारी दंडपासिक कहलाता था। प्रशासनिक की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ठीक है, जो गांव से ग्राम सभा से लिया गया है, उसे क्या बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई किसकी थी, स्कंदगुप्त के राज में रखा गया था, चंद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के काल में। ठीक है, जिसे हम ग्रामिक कहते थे। और जो सदस्य रहते थे उन्हें महत्तर बोलते थे। क्या बोलते थे, गांव के जो सदस्य होते थे उन्हें महत्तर बोलते थे। और ग्राम समूह की जो छोटी इकाई होती ना, उसे पेट कहा जाता था। क्या बोला जाता था, पेट बोला जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त दामोदर पात्र ताम्रपत्र भूमि बिक्री संबंधित अधिकारियों को क्रियाकलापों का उल्लेख किया। ठीक है, जैसे कि भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी, जैसे क्षेत्र में कृषि करने योग्य भूमि थी, वास करने योग्य भूमि थी, चारागाह भूमि, पशुओं को चारा योग्य बनानी, सिल क्या होता था, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सिल बोलते थे। अपराहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे अपराहत बोलते थे। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था गुप्त काल पे। ओके, श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। जो प्रधान होता था ना उसे क्या बोला जाता था, ज्येष्ठक बोला जाता था, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता था। किसका, ग्राम सभा का। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। ओके, तो गुप्तकालीन साम्राज्य के हम कुछ मंदिरों को जान लेते हैं। जैसे विष्णु मंदिर है तिगवा, जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर है भूमरा, नगौदा मध्य प्रदेश में स्थित है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। और महाकाल का मंदिर उज्जैन में स्थित है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर खोह नागौर मध्य प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों का नगर ईंटों द्वारा निर्मित भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये सब गुप्तों ने ही निर्माण करवाया था इन मंदिरों। और इनकी जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, उन मुद्राओं का अवलोकन में दिनार कहा गया है। इसमें वो क्या बोला जाता है, दिनार। गुजरात के बाद गुप्त साम्राज्य ने बड़ी संख्या में चांदी सिक्के जारी किए और स्थानीय लेन देन भी उनके चलते रहे। तो ये थी सारी जानकारी किसके, गुप्त साम्राज्य के बारे में, कि कौन किसका उत्तराधिकारी था और किसने कब क्या किया। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आई थिंक कोई भी पॉइंट्स मिस नहीं हुआ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फाहियान भारत की यात्रा का क्या महत्व। फाहियान जो भारत की यात्रा की थी उसका महत्व क्या था, उसके बारे में कुछ। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान 405 से 411 ईस्वी पूर्व में बौद्ध ग्रंथों का क्या किया था, संकलन भारत में किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण अवलोकन क्या है, उत्तर पश्चिम में बौद्ध धर्म फल फूल रहा था, लेकिन गंगा घाटी में इसका ह्रास हो रहा था, यानी कि कमी हो रही थी। ह्रास का मतलब होता है कमी। हिंदू धर्म प्रचलित था, वैष्णववाद शैववाद प्रचलित थे, गुप्त शासन सुचारू और उदार था। उदाहरण, फाहियान ने उल्लेख किया कि अपराध दुर्लभ थे और दंड अन्य साम्राज्यों की तुलना में कोमल थे। गुप्त प्रशासन की संरचना कैसी थी, इसके बारे में जानते हैं। केंद्र में शक्तिशाली सम्राट और प्रांतीय स्वायत्तता थी। प्रशासनिक उपाधियां कौन कौन सी थी, ये जान लेते हैं। महाराजा धीराज सर्वोच्च सम्राट, ये बता चुके हैं। सम्राट की सामान्य उपाधियां क्या थी, ये भी बता चुके हैं। और चक्रवर्ती सार्वभौम किसकी कौन उपाधि थी, किसको क्या बोला जाता था, सारी जानकारी हमने दे दी है। सार्वभौमिक शासक। प्रांतीय प्रशासन, भुक्तियां प्रांत जिनका शासन ऊपरिकाओं द्वारा किया जाता था, ये भी बता चुके हैं। जिले जिनका प्रशासन विषयपति संभालते थे, ठीक है, उसे जिले बोलते हैं। उदाहरण, फाहियान ने गुप्त शासन में सुरक्षित सड़कों, न्यूनतम कर, नागरिकता स्वतंत्रता का उल्लेख किया जाता था।
और एक पॉइंट और ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ना, उसका जो राज्य फैला हुआ था वो हिंदू कुश के आगे बैक्ट्रिया तक फैला हुआ था। सिंध नदी को पार किया उसने और बैक्ट्रिया और कुषाणों पर विजय प्राप्त की और उस क्षेत्र में शासन उसके द्वारा वश में किया गया था। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में जानिए। मुख्य कारण ये था गौड़ आक्रमण। 5वीं शताब्दी से स्कंदगुप्त ने प्रतिरोध किया, लेकिन युद्धों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। कमजोर उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त और बुद्धगुप्त साम्राज्य में संगठित नहीं रख सके। मालवा के यशोधर्मन का उदय कैसे हुआ? गुप्त साम्राज्य का अंत किया गया। गुप्त काल में सामाजिक स्थिति क्या थी? कठोर जाति व्यवस्था, छुआछूत अधिक प्रचलित हुई, स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, कम उम्र में विवाह, वैदिक शिक्षा का अवसर नहीं। ओके, हिंदू धर्म प्रमुख था, वैष्णववाद व शैववाद का वर्चस्व था। किसमें? हिंदू धर्म में। गुप्त काल की साहित्यिक उपलब्धियां क्या थी, ये देख लेते हैं। जैसे कालिदास, हम सब बता चुके हैं कि कालिदास थे, और नवरत्न, कालिदास के अलावा और नवरत्न पाए जाते थे, उन नवरत्नों के नाम भी हमने बताया। शकुंतला नाटक, रघुवंश और कुमार संभव महाकाव्य लिखे, और पंचतंत्र विष्णु शर्मा पशु कथाओं का संकलन भी मिलता है। ओके, गुप्त काल की वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या थी? वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में हम जान लेते हैं। आर्यभट्ट पृथ्वी की धुरी पर गति का सिद्धांत, शून्य का विकास किया। ठीक है, शून्य का क्या किया? विकास किया। किसने? आर्यभट्ट ने किया। और किसका विकास किया? पाई का। ठीक है, पाई का विकास किया किसने? आर्यभट्ट ने। वराहमिहिर कौन थे? पंच सिद्धांति का खगोल शास्त्र थे। कौन? वराहमिहिर। वाघभट्ट अष्टांग संग्रह आयुर्वेद की खोज की थी। गुप्त काल के प्रमुख वैज्ञानिक और गणितीय योगदान का गणित में क्या योगदान थी? गुप्त काल विज्ञान और गणित चिकित्सा के लिए स्वर्ण युग माना जाता था। गणित आर्यभट्ट 499 ईसा पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्ध किया है किसमें? गुप्त काल में ही सिद्ध किया है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, पाई की खोज की थी, तो ये गुप्त वंश में ही हुआ है। सौर्य और चंद्र ग्रहण वैज्ञानिक व्याख्या दी गई है। शून्य और दशमलव पद्धति का विकास भी किया गया था। ठीक है, पाई का मान निकाला और पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना की। ब्रह्मगुप्त के बाद का काल क्या था? ऋणात्मक संख्या और बीजगणित समीकरणों के नियम दिए। ठीक है, खगोल शास्त्र कौन कौन से थे? वराहमिहिर। पंच सिद्धांति का नाम खगोल शास्त्र का ग्रंथ लिखा। ग्रहों की गति समझाई और प्रारंभिक ज्योतिषी सिद्धांत को विकसित किया। बृहस्पतिता में भूगोल, मौसम, भविष्यवाणी, ग्रहों की गति का उल्लेख किया। चिकित्सा एवं आयुर्वेद को क्या किया? वाघभट्ट। अष्टांग संग्रह नामक ग्रंथ लिखा। किसने? वाघभट्ट ने, जिसमें आयुर्वेद के 8 अंगों का उल्लेख किया गया था। चरक और सुश्रुत के कार्यों को आगे बढ़ाया। किसने? वाघभट्ट ने बढ़ाया। उदाहरण जैसे आर्यभट्ट की खगोलीय खोजों ने बाद में इस्लामिक और यूरोपीय विद्वानों को प्रभावित किया। गुप्त विज्ञान की दीर्घकालिक प्रभावशीलता सिद्ध होती है। ओके, गुप्त साम्राज्य ने व्यापार और वाणिज्य को कैसे बढ़ावा दिया? आंतरिक व्यापार था। सड़क मार्गों का विस्तार किया गया, जिससे पाटलिपुत्र, उज्जैन, ताम्रलिप्ति जैसे व्यापारिक केंद्र जुड़े थे। स्थानीय बाजार मंडी विकसित हुए, जहां मसाले, वस्त्र, धातुओं का व्यापार होता था। बंगाल में रेशम उत्पादन, गुजरात में कपास का उद्योग होता था, और दक्कन के पठार में भी कपास का उद्योग होता था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहाँ से? मुख्य बंदरगाह थे। पश्चिमी भारत में भरूच, सोपारा, कंबाय से रोम, फारस और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार किए। रोम के साथ व्यापार किए। भारतीय व्यापारी कपास, मसाले और रत्न निर्यात करते थे और बदले में सोने के सिक्का प्राप्त करते थे। रोम में गुप्त सिक्के मिलने से गुप्त व्यापारिक संबंधों की पुष्टि हुई। उदाहरण, गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं का शासकों ने के वैदिक अनुष्ठान करते हुए चित्रण से आर्थिक स्थिरता और समृद्ध व्यापार कर सकते हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल होगी, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। ओके, गुप्त काल की सैन्य शक्ति और रणनीति क्या थी, इसके बारे में जान लेते हैं। सैन्य संरचना मजबूत, घुड़सवार सेना। युद्ध में घुड़सवार तीरंदाजों का उपयोग किया जाता था, जो पहले की रथ आधारित सेनाओं से अलग था। हाथी सेना दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ने के लिए आती।
हाथियों का प्रयोग किया जाता था। प्रशिक्षित पैदल सेना तीर तलवार और भालों से सुसज्जित थी। रणनीति एवं विजय क्या थी? समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत अभियान क्या था? अनुलग्न नीति नॉन अनेक्सेशन पॉलिसी अपनाई उन्होंने, उसे अनुलग्न नीति बोलते हैं, जिसमें पराजित शासकों को करदाता अधीनस्थ यानी कि टैक्स जो लगाते थे के रूप में रखा गया। ठीक है, टैक्स के रूप में रखा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पश्चिमी शक विजय प्राप्त किए। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी शक से क्या प्राप्त किया? विजय प्राप्त किया। वाकाटक राजाओं के साथ गठबंधन करके शक साम्राज्य को हराया। ठीक है, उदाहरण इस्लामाबाद स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त की कूटनीति युद्ध नीति का विवरण मिलता है, जिससे भारत की प्रारंभिक सैन्य रणनीति का पता चलता है। गुप्त शासकों ने इतने विशाल साम्राज्य पर शासन कैसे किया, ये देख लेते हैं। इससे आप भी सीख जाओगे कि हम मल्टीपल कार्य कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो करंट में आप इनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, ये भी आप सीख जाओगे। विकेंद्रीकृत प्रशासन कैसे किया? गुप्त शासकों ने स्थानीय शासकों को स्वायत्तता दी। ओके, स्वतंत्रता दी, यानी कि उनको सेल्फ में स्वतंत्रता मिली, और कि आप भी मतलब ये देश, वो बोलते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ये देश सिर्फ मेरा नहीं है, आपका भी है, तो इसलिए आप भी इसको बचाने के लिए अपने एफर्ट लगा दो। ठीक है, जैसे कि काशी में उन्होंने स्पीच दी थी लोकल फॉर वोकल से, कि देश का पैसा देश में। प्रांतोभुक्त का शासन उपारिका राज्यपाल द्वारा किया जाता था। जिलों विश्व का विषयपति जिला अधिकारी संभालते थे। कर संग्रह भूमि कर विभाग प्रमुख राजस्व स्रोत था। मतलब सबके अलग अलग डिपार्ट थे और सब अपना अपना काम बखूबी निभा रहे थे। न्यायिक प्रणाली दंड कठोर नहीं थे। ज़्यादातर मामलों में आर्थिक दंड जुर्माना लगाया जाता था। उनको कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था, आर्थिक दंड लगाया जाता था। उदाहरण जैसे फयान के अनुसार गुप्त शासन में सड़कें सुरक्षित थी, अपराध दर बहुत कम थी। फयान ने ये बताया हमारे भारत के बारे में। गुप्त काल की प्रमुख स्थापत्य उपलब्धियां क्या थी? गुप्त काल में नागर द्रविड़ स्थापत्य शैलियों का विकास हुआ। मंदिर वास्तुकला, देवगढ़ मंदिर झांसी, प्रारंभिक हिंदू मंदिरों से एक नागर शैली निर्मित हुई। दशावतार मंदिर देवगढ़, विष्णु के 10 अवतारों की उत्कृष्ट मूर्तिकला दर्शाई गई। मूर्ति और कला मथुरा और सारनाथ, बुद्ध प्रतिमाएं हुई। अभय मुद्रा सांत्वना का संकेत में बुद्ध की मूर्तियां। मेहरौली लौह स्तंभ दिल्ली, अद्भुत धातु विज्ञान का प्रमाण मिला जो सदियों में से जंग मुक्त था। उदाहरण अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। इस काल के उत्कृष्ट चित्रकला का प्रमाण है किसके? गुप्त काल का, जो जातक कथाओं और बौद्ध शिक्षाओं को दर्शाती है। गुप्त काल में धर्म का विकास कैसे हुआ, देख लेते हैं। हिंदू धर्म का उत्कर्ष हुआ। गुप्त शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। तमिल समुद्रगुप्त को अश्वमेध की उपाधि दी गई थी। बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, ये भी देख लेते हैं। फायान के अनुसार गंगा घाटी में बौद्ध मठों की स्थिति सब खराब हो गई थी। जैन धर्म का विकास कैसे हुआ? वल्लभी जैन परिषद में महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों का क्या किया था? संकलन किया गया था। उदाहरण जैसे विष्णु भागवत, मत्स्य पुराणों और संकलन हुआ, जिससे हिंदू धार्मिक साहित्य समृद्ध हुआ था। ओके, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? ठीक है, आर्थिक विकास, कृषि और व्यापार रोम व चीन के साथ समृद्ध था, इसलिए उसे स्वर्ण युग कहा जाता था। वैज्ञानिक और साहित्यिक उन्नति, आर्यभट्ट गणित और खगोल शास्त्र पाए जाते थे। कालिदास जैसे दार्शनिक पाए जाते थे और साहित्यकार पाए जाते थे, इसलिए यहाँ इसे क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्कृत पुनर्जागरण, मंदिर स्थापत्य कला नागर द्रविड़ शैली थी। अजंता और बाघ गुफाओं की चित्रकला के लिए जानी जाती है। उदाहरण गुप्त काल की वैज्ञानिक, साहित्यिक और व्यापारिक उपलब्धियों को मध्यकालीन भारत की प्रगति की नींव रखी गई। गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे? प्रमुख कारण ये थे कि हुड़ आक्रमण 5वीं शताब्दी में आक्रमण कर दिया था। फिर स्कंदगुप्त ने पहले आक्रमण को रोका और लेकिन बाद में हुड़ों ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। ओके, जीत लिया। ठीक है, आर्थिक गिरावट क्या थी? युद्धों में अत्यधिक धन खर्च हो गया, जिससे कोष समाप्त हो गया, यानी कि धन खर्च हो गया तो उनके पास कोई पैसा नहीं बचा जाता कि वो शस्त्र खरीद सकें और युद्ध कर सकें। ना तो उनके पास सैनिक थी, सैनिकों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए
इसका क्या हो गया, होने लगा, पतन होने लगा। कमजोर उत्तराधिकारी थे जैसे नरसिंहगुप्त, पुरुगुप्त जैसे शासक साम्राज्य को एकजुट नहीं रख पाए। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, एक चीज तो हर जगह कॉमन है, अगर कहीं पे पतन होता है ना तो उत्तराधिकारी का कमजोर हो, ठीक है। अगर मेंस में आंसर राइटिंग में कहीं भी ऐसा आ जाए कि पतन का क्या कारण है, भाई बिना सोचे समझे रख देना, उत्तराधिकारी के कमजोर होना। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, मालवा के यशोधर्मन ने अंतिम गुप्त शासकों को हराया। उदाहरण क्या था, गुप्त प्रशासन का विकेंद्रीकरण को बढ़ता देखा गया, जिससे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ओके, गुप्त काल ने बाद के भारतीय राजवंशों को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में देख लेते। प्रशासनिक मॉडल का प्रभाव क्या था। गुप्त प्रशासनिक प्रणाली को बाद में राजवंशों ने अपनाया। दक्षिण भारत चालुक्य, पल्लव और चोल राजवंशों ने गुप्त प्रशासनिक पद्धति को अपनाया, और मध्य व उत्तर भारत प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट शासकों ने गुप्तकालीन व्यवस्था को जारी रखा। मंदिर स्थापत्य कला का प्रभाव क्या था। गुप्त काल की नागर शैली चलकर राजपूत और प्रारंभिक मध्यकालीन मंदिरों में विकसित हुई। उदाहरण, चोल शासकों में 9वीं से 13वीं शताब्दी ने गुप्तकालीन मंदिर निर्माण परंपरा को आगे बढ़ाया। ओके, गुप्त साम्राज्य की विरासत क्या थी। विज्ञान और गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा में अद्वितीय योगदान रखता था। दशमलव पद्धति और शून्य की खोज मिली विज्ञान और गणित में, जैसे आर्यभट्ट ने किया, रामीर ने किया। साहित्य और संस्कृत क्या थी। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग था। कालिदास, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट जैसे महान लेखक हुए। शिक्षा का प्रसार, नालंदा विश्वविद्यालय वैश्विक शिक्षा के केंद्र बना, जिसे स्कंदगुप्त ने निर्माण करवाया था। धर्म और समाज, हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन की नींव पड़ी और मंदिर निर्माण की परंपरा शुरू हुई। ओके, तो उदाहरण क्या है इसमें, गुप्त युग की गणित और खगोल शास्त्र संबंधी खोजों ने इस्लामिक स्वर्ण युग और यूरोपीय पुनर्जागरण को प्रभावित किया। तो ये रही हमारी आज की क्लास, और 9 चैप्टर समाप्त हुआ। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।